नमस्कार साथियों, नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दरअसल बीए बीकॉम बीएससी में थर्ड ईयर में हिंदी फाउंडेशन के अंतर्गत हिंदी चल रहा था, इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा हिंदी में कॉन्सेप्ट होने जा रहा है लेक्चर नंबर 7 के अंदर वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। ठीक है ना। तो ये आपकी हिंदी ग्रामर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने लेक्चर को पूरी क्रमानुसार करते हैं। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप सभी पुराने स्टूडेंट हैं जो सभी, है ना। लेकिन बाय चांस अगर कोई नया बच्चा आ गया हो आज की क्लास में, तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ फाउंडेशन के अलावा, फाउंडेशन ही नहीं बल्कि उसके अलावा आपके जो मुख्य विषय हैं वो भी अवेलेबल है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट सभी सेशन दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर कैसे जाना है प्लेलिस्ट में, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग रेड लाइन के हिसाब से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, जहाँ पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट अभी नहीं है, वहां पर भी जल्दी क्लासेस आएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी पर जो है सुबह डेली मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों को न्यूज दी जाती है। डेली न्यूज मुश्किल से 8 से 10 मिनट की न्यूज, एक लेक्चर होता है, एक वीडियो होती है, जिसमें 30 ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें दी जाती हैं जो आपके करंट अफेयर के अकॉर्डिंग या करंट अफेयर के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ओके, पर्सनल कॉल नहीं है, सब आप बच्चों के ही मैसेज है ना। नोट्स चाहिए। चलिए ये आपके फाउंडेशन की नोट्स हैं। जिन दोस्तों को भी चाहिए, ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखा हुआ 149 रुपये। ठीक है, मैं हर रोज बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आज मैं शॉर्ट में निकलूंगा आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका थर्ड ईयर का हिंदी में पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस है। एक एक टॉपिक का नाम पूरा यहाँ लिखा हुआ है और ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है, यूनिट 3 हो रही है, जिसका पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन वाला टॉपिक हमारा आज होने वाला है। क्लियर है। उसके बाद में क्रम अनुसार 2 सेशन और होंगे, अनुवाद प्रकार और शब्द बीज, जिसमें हम बात करेंगे लोकतंत्र की, समरसता, कला, साहित्य, अध्यात्म आदि आदि की। क्लियर है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपका टेबल ऑफ इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें हम इंडेक्स कह सकते हैं आज की क्लास का। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो वाक्य रचना, वाक्यों में सामान्य शुद्धियां, अशुद्धि शोधन, उदाहरणों के साथ अभ्यास, परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और 10 टॉप कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना। ये पूरे आज 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के आधार पर आपके सेशन होने वाला है। ये 6 पॉइंट समझकर ये मत देख लीजिए, सोच लीजिएगा कि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बहुत इजी वे में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार क्लास चेक कर ले, क्योंकि शुरू से ही आज जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस क्लास में रहा है। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। सब कुछ ठीक है भाई। ओके, चलिए, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, पहला पॉइंट हमने लिया है। अब यहाँ से क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको 6 पॉइंट लास्ट में बताए हैं, ये 6 पॉइंट वन बाय वन करके सभी पॉइंटों को पूरे डिटेल में समझेंगे, लेकिन कम से कम समय में। ठीक है ना। ताकि, क्योंकि फाउंडेशन क्लास यार यहाँ पर जितना शॉर्ट में चलेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि लास्ट में जो आपका ये 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये हमारे बहुत काम के हैं, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाक्य रचना, पहला कॉन्सेप्ट हमारा वाक्य रचना। क्या होती है वाक्य रचना? वैसे तो हमें सब पता है, लेकिन एक क्रम देना नहीं आता, है ना। एक क्रम देना नहीं आता कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें किस ढंग से उसको लिखना है। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आते हैं, वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो वहां लिखने की क्या जरूरत है, तो डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है ना। ये भी आपके अंदर से एक प्रश्न उठता होगा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप लोग इसको डिटेल में नहीं समझोगे, तब तक संभवतः आप एमसीक्यू को भी ना अच्छे से टिक नहीं लगा पाओगे। तो वाक्य रचना होती क्या है और इसे हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, बड़ा प्रश्न है। तो इसी बेसिस पे जो मैं आज आपको यहाँ पर कंप्लीट क्लासेस दे रहा हूं ना, जो डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें भी मैं उन्हीं शब्दों को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे और की पॉइंटों का मैं ज्यादा यूज करने वाला हूं सभी स्लाइडों पर।
इसलिए ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और इन्हीं की पॉइंटों के आधार पर ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो वाक्य रचना क्या होती है? शुद्ध और सही ढंग से शब्दों को जोड़ करके एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करना ही वाक्य रचना कहलाती। वाक्य रचना मतलब वाक्य बनाना। क्या होता है वाक्य बनाना? अरे शुद्ध और सही ढंग से शब्दों को जोड़ करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना ही वाक्य रचना कहलाती है। आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी वाक्य रचना के आधार पर ही पढ़ा रहा हूं ना। मान लेते हैं कि जिस क्रम में मुझे सारे शब्द बोलने हैं, अगर उन सभी शब्दों को आगे पीछे करके बोलने लगूंगा तो ना तो मुझे कुछ समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ना आपको कुछ पल्ले पड़ेगा कि आप क्या सुन रहे हैं, है ना। तो जो हम बोलते हैं, जिन शब्दों को जिस क्रम में बोलना है, जिस ढंग से बोलना है, उनका हर एक का एक अर्थ होता है। तो इसी अर्थपूर्ण तरीके से सभी शब्दों को एक क्रम में लेकर के आना, एक साथ जोड़ करके लेकर आना, वही वाक्य कहलाता है। लेकिन वो वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, उस वाक्य का एक सटीक अर्थ निकलना चाहिए। बस समझ आई? तो हमें इन तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वाक्य को बनाते समय? ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सभी आपके की पॉइंट है। क्या है? की पॉइंट है। जैसा जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ते हो, तो वहां पर क्या देखते हो? संभवतः आप जो है अब थर्ड ईयर में है तो आपको, आपने कई बार इंग्लिश सेंटेंस तो पढ़ी होगी स्पोकन के लिए, या फिर आपने ग्रामेटिकली, है ना। तो उसमें आपने देखा था कि यार एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजें विशेष रूप से चलती है। एक सब्जेक्ट चलता है, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, है ना। एसबीओ, एसबीओ का रूल हमेशा लागू होता है। और यही, अब भाई ग्रामर तो ग्रामर है ना, वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो या किसी अन्य भाषा की हो। तो इंग्लिश की तरह ही हिंदी में भी जब ग्रामर हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का सबसे ज्यादा महत्व होता है एक वाक्य का निर्माण करने में। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वहां विषय बोल देंगे। वर्ब को क्रिया बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को भाई कार्य बोलेंगे। ऑब्जेक्ट को अन्य या कार्य बोलेंगे या विषय वस्तु बोल देंगे। बात समझ आए आपको? तो देखिए यहां पर जो विषय है, विषय, विषय का मतलब या सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में, जिसके बारे में, उस वाक्य में जिसके बारे में बात होने वाली है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं या विषय कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, कि उदाहरण भी देखो मैंने यहां पर दिया है, कितने अच्छे से मैं परोस कर लेकर आया हूं यार आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है? राम बाजार गया। एक छोटा सा वाक्य, राम बाजार गया, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होगा? जिसके बारे में बात हो रही हो। तो किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर राम के बारे में, इसीलिए राम क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है। अगला जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया मतलब क्या? कि वहां पर जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या कर रहा है, किस कार्य को अंजाम दे रहा है, उस पर विशेष हमें फोकस करना है। तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में विषय क्या है, क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो जैसे राम, पहला ही सेंटेंस लेते हैं, राम बाजार गया। तो राम बाजार गया, गया क्या किया उसने, क्या एक्शन हुई वहां पर? गया। तो इसमें भी और उल्टी इसके अपोजिट भी हो सकती थी, आया, है ना। तो आना जाना, तो ये सब जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, तो उस क्रिया को हम, ये इस वाक्य में गया, यहां पर इसकी क्रिया हो जाएगी, यानी कि वर्ब हो जाएगी। और उसी तरह से इसी सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं कार्य के विवरण की, कार्य का विवरण क्या है? तो बाजार, बाजार क्या हो जाएगा यहां पर? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। जिसे क्रिया के द्वारा क्या किया गया या क्रिया किस पर लागू हुई। क्रिया मतलब गया, तो गया कहां? बाजार, स्कूल, कहीं पर भी हो सकता था। बात समझ आई? यहां पर दूसरा उदाहरण लिया था, सीता ने किताब पढ़ी। तो सीता ने, सीता कौन है? आपके सब्जेक्ट है। और पढ़ना क्या है? वर्ब है, यानी क्रिया है। तो यह किताब क्या हो जाएगी? आपकी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट यानी कार्य का वह विवरण जो किया जा रहा है, ठीक है, जिस पर क्रिया लागू हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी इस सेंटेंस के हिसाब से किताब हो जाएगी, और राम वाले सेंटेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा? बाजार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीन जो हमारे फॉर्म थे, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों की जो फंडा था वो आप समझ चुके हैं। तो इन तीनों का सहारा लेकर के ही एक अच्छे वाक्य की रचना हो सकती है। क्लियर? अच्छा, आगे बात करते हैं, ये वाक्य जो है ये कितने प्रकार के होते हैं।
हिंदी पढ़ रहे हो सकता थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहे। अब भाई अगर मैं यहीं पर इंग्लिश में अगर बोल दूं मैं आप लोगों को टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप में से कोई भी फटाफट बोल देगा सर 4 टाइप के होते हैं, फिर 4 में फिर 4 निकलेंगे, फिर 4 में फिर 4 निकलेंगे, है ना, क्योंकि कई बार पढ़े हमने। लेकिन उस लगन से हिंदी की ग्रामर हमने कभी नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर टंग है, हमें बचपन से दी गई है, बचपन से आती है, तो क्या जरूरत है इसकी ग्रामर पढ़ने की? इंग्लिश सीखने की भूख थी हमें, इसलिए उसकी ग्रामर पढ़ी हमने, है ना। ऐसे कुछ है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए यार, स्टूडेंट है तो आपको एक अंदर से नॉलेज होना जरूरी था। वाक्य, क्योंकि अब यहाँ पर तो यही पूछे जाएगा ना, वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य बेसिकली अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला तो होता है आपका वर्णनात्मक वाक्य। कौन सा? वर्णनात्मक वाक्य। डिक्लैरेटिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो वाक्य जो हमको कोई ज्ञान दे या कोई जानकारी दे या कोई सूचना दे, इंफॉर्मेशन दे। तो ऐसे जो वाक्य हमको इंफॉर्मेशन देता हो या ज्ञान देता हो, ऐसे वाक्य को हम वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सूरज कहां से? पूर्व से निकलता है, पूर्व से। तो यहां पर हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसी तरह से अगर कोई वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा जाता हो, तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इंग्लिश में इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ना। तो जैसे तुम कहां जा रहे हो, तो यहां पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। जहां पर क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, उसे प्रश्नवाचक। वहीं अगला है आज्ञाप्रद वाक्य। ये सभी वाक्य अपने नाम पर आधारित है। आज्ञाप्रद मतलब आज्ञा देने वाला या निवेदन करने वाला। जिस वाक्य में आदेश दिया गया हो या जिस वाक्य में निवेदन किया गया हो, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञाप्रद या इंपरेटिव, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कृपया दरवाजा बंद करो। तो यहां पर क्या है? एक रिक्वेस्ट है। और उसी तरह से जो चौथा फॉर्म होता है, जो चौथा प्रकार होता है वाक्य का, वो होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। पढ़ेंगे तो सब इजी हो जाएगा। इस विस्मयादि बोधक मतलब कि जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक कहेंगे। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार होते हैं वाक्यों के: वर्णनात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञाप्रद और विस्मयादि बोधक। ये 4 टाइप होते हैं वाक्यों के। चारों टाइप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चनों में इस प्रकार से बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, काफी शॉर्ट में चल रहा है ना। पॉइंट नंबर 2 पर आ चुके हैं। वाक्य में सामान्य अशुद्धियों पर अब आ चुके हैं। मतलब कि वाक्य में सामान्यतः अशुद्धियां कहां कहां पर होती है, बस ये देखना है। जो हम वाक्य लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, उनमें सामान्य गलतियां कहां होती है? अशुद्धियां मतलब गलतियां, गलतियां कहां होती है? तो गलतियों का भी एक क्रम है ना। यहां पर भी हम 4-5 प्रकार की गलतियां देखने वाले हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो है वर्ण और उच्चारण की अशुद्धि। हम गलतियां भी कोई एक प्रकार से नहीं करते हैं, अलग अलग टाइप से गलतियां करते हैं। एक तो वर्ण में या उच्चारण में, बोलने में गलती। एक गलती तो ये हो गई वाक्य में। ये सब कुछ हम जानते हैं, क्योंकि हिंदी के तो है ना, बचपन से हमें हिंदी आती है, तो ये सब हमें पता है। बट ये नहीं पता, अगर आपसे कोई जैसे यही प्रश्न कर लिया जाए कि हम कितने प्रकार की वाक्यों में गलतियां करते हैं, तो ये आप फटाक से नहीं बता पाओगे कितने प्रकार की होती है गलतियां। गलतियां कर लोगे लेकिन बता नहीं पाओगे, है ना। तो अब आप सीख लीजिए इसमें कि वाक्यों में हम कितने प्रकार की गलतियां करते हैं। दरअसल एक उच्चारण संबंधी गलती होती है। उच्चारण मतलब बोलते टाइम जो गलती करते हैं, सही उच्चारण और लिखावट का ध्यान ना रखना। फॉर एग्जाम्पल, गलत, देखिए दोनों सेंटेंस यहां दिए गए, गलत और सही। हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, नहीं, दोनों सेम कर दिए गए हैं। यहां पर जाएंगे के स्थान पर जाओगे कर दीजिए, जाओगे। मान लो यहां लिखा होगा कि हम स्कूल जाओगे, या कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल हमारे गले नीचे नहीं उतर रहा हो। ठीक है, जैसे हिंदी बहुत कम आती है तो वो ऐसी गलतियां करते हैं अक्सर, है ना। उच्चारण संबंधी गलतियां कुछ भी बोलते हैं, है ना। स्त्रीलिंग को पुरुषलिंग के साथ में कनेक्ट करके आगे बढ़ा देते हैं कहानी को, तो वहां पर ये गलतियां होती है दरअसल। तो सही वाक्य की पहचान करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको हंसी जरूर आ जाएगी कि सर ऐसी भी कोई गलती होती है क्या? एग्जाम में होती है, आप भी करके आते हो।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस समय, और उस टेम्परेचर में छोटी मोटी गलतियां हमें नजर ही नहीं आती है, इसलिए ध्यान रखें। अगला टाइप होता है वचन और पुरुष संबंधी अशुद्धि, है ना, मैं जाएगी, मैं खाएगी, ठीक है, इस टाइप की। तो विषय या क्रिया की सहमति में होना जरूरी। अरे सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पर क्या लिखा, वचन एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उसकी पहचान ना होना, है ना, सिंगलर या प्लूरल। और वहीं पर पुरुष में स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग का भेद पता ना होना, तो ऐसे केस में अधिकतर ये गलती होती है। एग्जाम्पल देखिए, गलत सेंटेंस है, लड़की खेल रहे हैं। अब ये कोई सेंटेंस हुआ, लेकिन हाँ, जिसकी हिंदी बहुत कमजोर है वो ये गलती कर देंगे। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, लड़की खेल रही है, रहे हैं नहीं, रही है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी गलतियां होती है। वही अगला है काल की अशुद्धि, काल की पहचान ना होना, है ना, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। उस केस में कुछ भी, जैसे मैं कल बाजार जाता हूं, कल बाजार जाता हूं, जबकि सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं कल बाजार गया था, है ना। तो इस टाइप की गलतियां। तो ये 5 जो मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता रहा हूं ना, इसमें जो की पॉइंट है ये आपको याद रखना है। जैसे कितने टाइप की अशुद्धियां होती है, वर्ण या उच्चारण संबंधी अशुद्धि 1, वचन और पुरुष संबंधी अशुद्धि 2, काल या काल की अशुद्धि 3, वहीं पर शुद्ध शब्दों या पदों का प्रयोग की गलती 4, और वाक्य विन्यास की अशुद्धि 5। तो हमने 3 अशुद्धियों को तो समझ लिया है। अब 2 को और देख लेते हैं, शुद्ध शब्दों और पदों का प्रयोग। शुद्ध शब्दों का बहुत गलतियां यहां पर होती है, शुद्ध शब्दों का या पदों का गलत प्रयोग होना, है ना। चौथी चौथी गलती है आपकी, समानार्थी शब्द होते बहुत सारे, तो वहां हम कंफ्यूजन हो जाते हैं और इसी कारण से गलत शब्दों का पुट कर देते हैं वहां पर। जैसे गलत सेंटेंस देखिए, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, यहां खा लिया ठीक, लेकिन खाया बेहतर होता। समझ आया, जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है। तो अब एक प्रकार से ये सेंटेंस गलत नहीं है, सामने वाला समझ तो लेगा भावनाओं को, लेकिन एक जो लय होती है हिंदी में, उस लय जो है इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप इस तरह के शब्दों का यूज करें। सेंटेंस जब इससे और प्यारा बन सकता था तो आप इसमें काम क्यों चला रहे हैं, है ना। तो गलत में मैंने खाना खा लिया, ठीक है, वाक्य गलत नहीं है, बट एक लयबद्ध नहीं है यहां पर, इसलिए यहां पर खा लिया के स्थान पर खाया ज्यादा बेहतर होता। उसी तरह से वाक्य विन्यास की अशुद्धि क्या हो सकती है, तो शब्दों का क्रम और अर्थ गलत होना। शब्दों का क्रम और अर्थ, शब्द जिस क्रम में होने चाहिए थे उस क्रम में नहीं है। जैसे, अब वैसे ये गलती बहुत कम होती है, भी याद रखिएगा, जिसको हिंदी आती हो और कम आती हो वो भी ये गलती बहुत कम करता है। जस्ट लाइक खाना उसने खा, तो उसने खाना खा लिया। अब यहां पर लिया भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका ये सेंटेंस गलत ही होगा। खाना उसने खा लिया, तो इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत थी, है ना, उसने खाना खा लिया, सही सेंटेंस हो जाएगा। तो ये 5 टाइप की अशुद्धि होती है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है सर, गलतियां होती है, इंसान है ना, भगवान नहीं और पागल नहीं है, क्योंकि गलती सिर्फ 2 ही लोगों से नहीं हो सकती है, या तो उसे भगवान होना चाहिए या फिर वो पागल होगा। ये 2 लोग कभी गलती नहीं करते, है ना। इंसान है तो गलती होगी, तो गलती होगी तो सुधार भी होना चाहिए। तो सुधार कैसे किया जा सकता है इसमें, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए सुधार कैसे होगा, अशुद्धि शोधन, पहले तो शब्द रट लीजिए ना, एरर करेक्शन। इंग्लिश तो आपको बहुत अच्छे से ये शब्द याद है, सभी को याद है। एरर करेक्शन मतलब ठीक है, ठीक करना सब कुछ। हिंदी भी याद होना चाहिए। अशुद्धि शोधन, जब आप ठीक करने की जो है प्रयास करते हैं, ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर फिर आपका हिंदी के शब्दों का याद होना बहुत जरूरी है। देखिए, अशुद्धि शोधन का मतलब क्या होता है, गलत वाक्यों को सही वाक्यों में परिवर्तित करना, चेंज करना, बदलना। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं, चलिए एक उदाहरण वाला, कौन से, हाँ उदाहरण वाला भी है, इसको दोनों को ओपन कर लेते हैं। अब सुनिए इसके उपाय क्या क्या है, कैसे हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो जो वचन है, कि वो एक वचन है, 2 वचन है या बहुवचन है, इसका ध्यान हमें होना चाहिए। वहीं पर पुरुष का ध्यान होना चाहिए,
है ना, पुरुष में मतलब स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, और काल का तो यहाँ पर वचन, पुरुष और काल, इन तीनों का सही क्रम में उस वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। इन तीनों का मिलान बहुत बेहतर तरीके से होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको जब हम वाक्य का निर्माण कर रहे हो। तो ये आपकी हिंदी सुधारने के लिए तो ठीक ही ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को राइट करने के लिए बता रहा हूं मैं, जरूरी है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का बन सकता है। अशुद्धि शोधन का पहला नियम क्या है या महत्वपूर्ण नियम क्या है, में आपको दे दिया जाएगा। पुरुष वचन काल का मिलान करना, तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा आपका। वहीं उपयुक्त शब्द और पदों का चयन करना, है ना, उपयुक्त शब्द और पदों का चयन। वहीं वाक्य के अर्थ और क्रम की जांच करें, सामान्य नियम है, कोई बहुत अलग नहीं है, ठीक है। और अनावश्यक शब्दों को हटा दे, तो सामान्य से नियम है ये। इन नियमों को जो भी क्लास में ले रहा हूं ना, पीडीएफ डाउनलोड करके 4-5 बार रिवीजन जरूर लगाइएगा। यकीन मानिए पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट आपके अंदर नहीं बचेगा। आज से 10 साल बाद भी अगर आपसे कोई उठाकर पूछ लेगा ना कि अशुद्धि शोधन कैसे हो सकता है, अशुद्धि शोधन का के कुछ सामान्य नियम क्या है, तो फट से आप बोल दोगे कि यार जो है अच्छे शब्दों को ले, पदों का अच्छा चयन करें, क्रम का ध्यान रखे, वाक्यों के अर्थ को ध्यान रखे, है ना, अनावश्यक शब्द नहीं होना चाहिए वाक्य में, वचन पुरुष और काल का अच्छा सा मिलान होना चाहिए। ये सामान्य नियम है अशुद्धि शोधन के। उदाहरण के रूप में आप इस बॉक्स को भी पढ़ सकते हैं, जैसे अशुद्ध वाक्य एक शुद्ध वाक्य, जैसे वह स्कूल गया है। अभी कोई वाक्य हुआ क्या, वह स्कूल गया, तो है ना, पढ़कर खुद समझ जाएंगे आप लोग। हिंदी है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता आप लोगों के लिए। उदाहरण के साथ में अभ्यास, तो आप लोग यहाँ से अभ्यास करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं टाइम वेस्ट इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इतना कुछ बताने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर टाइम दूं ना, तो फिर वो टाइम वेस्ट होना ही है, मेरा और आपका भी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब लेते हैं वो प्रश्न जिनकी यूनिवर्सिटियों में बदलाव हुआ है, जिन यूनिवर्सिटियों ने ऑब्जेक्टिव पूछना बंद कर दिया है और अब वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगे हैं, उनके लिए 3 प्रश्न कौन से, लघु प्रकृति के और 3 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के। इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बदलाव हुआ है तो, और अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन 10 प्रश्नों को लेते हैं जो आपके आज के इस पाठ से, वाक्य रचना वाले इस पाठ से या शुद्धि है ना, अशुद्धि शोधन वाले पाठ से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 गलत है और 1 सही है। उनमें से 1 सही को आपको चुनना है, जिसे आप आसानी से चुन सकते हैं। कौन सा है, चारों वाक्य देखिए। पहला है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल जा रहे हैं, ठीक, मैं कल स्कूल जाया। तो इनमें से सही कौन सा है, तो यहां पर जो राइट लग रहा है वो है बेसिकली, ये भी कोई गलत नहीं है। मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर सेंटेंस है ना, तो एग्जाम में इतना ऐसा नहीं आएगा, इतना डाउटफुल नहीं आएगा। यहां पर मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था, ये इस क्रम में पहला वाला, अगर आप कल नहीं लिखोगे ना इसमें तो भी आपका चलेगा, क्योंकि फ्यूचर सेंटेंस है। जाऊंगा मतलब फ्यूचर सेंटेंस है, हाँ मैं जाऊंगा स्कूल, है ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहां से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये कल वाली बात आती है तो मैं कल स्कूल गया था, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, वो करेक्ट बैठता है। तो यहां पर इस केस में आपके दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही थे और ये दोनों सेंटेंस गलत है ना, क्योंकि इनका क्रम सही नहीं है। दोनों सेंटेंस में ए भी सही था और बी भी सही था, लेकिन यह ध्यान रखिएगा ऐसी कंफ्यूजन भरे आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और बाय चांस अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप चाहे ए को टिक लगाएं या बी को टिक लगाएं, दोनों ही केस में आपका प्रश्न सही होगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्धि वाक्य लड़की खेल रहे हैं, है ना, को शुद्ध करने पर क्या होगा, मतलब ये लड़की खेल रहे हैं तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। लड़की खेल रहे हैं, तो यहां वचन एक वचन है, एक का नाम है ना, और खेल रहे हैं तो खेल रही है, लड़की खेल रही है, दैट्स सो सिंपल हो जाएगा। लड़की, अब चूंकि देखिए वाक्य में लड़कियां हो गया, लड़कियां, है ना, लड़की खेल रहे हैं, रहे हैं,
तो ये चूंकि एक वचन, यहाँ पर ये सिंगुलर है, प्लुरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो चारों सेंटेंस में यहाँ पर आपको बहुवचन देखने को मिल रहा है, लड़कियां। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, लड़कियां खेल रही है ना, ये लड़कियां खेल रही थे या रहा है, रही है, खेल रही है। अब यहां पर आप देखेंगे दो सेंटेंस सेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं मिलेगी, बट यहां पर देखने को मिल रही है। इट्स ओके, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य रचना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। वाक्य रचना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। विषय, क्रिया, वस्तु, केवल विषय, केवल क्रिया, केवल वस्तु, कौन सा होगा। ऑप्शन है, कोई डाउट ही नहीं है ना। विषय भी जरूरी है, क्रिया भी जरूरी है और वस्तु भी जरूरी है, तीनों। ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, विषय, क्रिया, वस्तु। चलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। जो प्रश्न करेगा वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, सिंपल वे में। तुम कहां जा रहे हो, ऑप्शन बी यहां पर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अशुद्ध वाक्य वह कल बाजार जाया है का सही रूप क्या होगा। तो वह कल बाजार गया है, अरे सिंपल है यार, कल 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 की बात हो रही है, मतलब पास्ट की, तो यहाँ पर था थे, सिंपल सी बात ही आएगा ना। तो वह कल बाजार गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्य मेरे भाई किताब पढ़ती है, तो कुछ भी वाक्य में एकदम देखो गलत बात तो गलत होगा ना। जो गलत वाक्य होगा वो बहुत ही ज्यादा गलत होगा, पढ़ने में हंसी आएगी। लेकिन ये हंसी आपकी उत्तर जो है ना, आपकी हंसी ना बना दे, इसके लिए उसका सही ज्ञान होना, सही नॉलेज होना भी जरूरी है। ठीक है, हंसना बहुत आसान है किसी पर, जैसे इस वाक्य को पढ़कर हंसी आ रही है, हंसना बहुत आसान है, लेकिन हंसी के पात्र आप ना बन जाओ, उसके लिए आपके अंदर ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। काल की अशुद्धि, इसमें पूछा यह गया है कि इस वाक्य पर जिस पर आपको हंसी आ रही है, इस वाक्य में किस टाइप की अशुद्धि है, किस टाइप की गलती है। अब देखिए आपकी हंसी निकलने वाली है, काल की अशुद्धि है या लिंग और वचन की अशुद्धि है या उच्चारण की अशुद्धि है या शब्द चयन की अशुद्धि है। बताइए अगर आप में दम है तो, अब किस टाइप की गलती है इस वाक्य में। बताइए, कमेंट कर सकते हो आप लोग। क्या लिखा हो, मेरे भाई। अगर यहां पर भाई वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब पुरुषलिंग है ना। लेकिन यहां पर जो वर्ब यूज हुई है वो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग यूज हुई है। बात समझ आई। तो यहां पर जो गलती नजर आ रही है वो क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, और यहां पर क्या है, वर्ब, दोनों माइनस प्लस है। ठीक है, काल की अशुद्धि नहीं है, काल की अशुद्धि नहीं, यहां पर लिंग और वचन की अशुद्धि नजर आ रही है। ठीक है, तो लिंग, पुरुषलिंग या स्त्रीलिंग कंफर्म नहीं है। ठीक है, और वचन, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और ऐसे प्रश्न जब 10 प्रश्न आपसे इजी वे में पूछ ली जाते हैं, तो आखिरी में ऐसे प्रश्न डाल दिए जाते हैं जो आपके दिमाग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। जब एक क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में, तो फिर आगे के कई सारे क्वेश्चन उस एक प्रश्न के प्रभाव के कारण गलत हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वाक्य में अशुद्धि शोधन का सही तरीका क्या होता है। अशुद्धि शोधन का सही मतलब वाक्यों को ठीक करने का एक सही तरीका क्या है। वही 4 अच्छे से फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, सामान्य नियम, शब्द बदलना, अर्थ बिगाड़ना, वाक्य का क्रम और शब्द सही करना, वाक्य को छोटा करना, केवल विषय बदलना। तो यहाँ पर जो एक अच्छा सा वाक्य पढ़ने को मिल रहा है, हमें यही दिख रहा है यार, है ना, कि वाक्य का क्रम और शब्द सही कर दीजिए। तो ये एक सामान्य सा नियम है हमारा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी 3 तो एकदम नकारात्मक जा रहे हैं, ये तीनों कदम नहीं उठा सकते हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्णात्मक वाक्य है। वर्णात्मक कौन सा है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, वर्णात्मक। मैंने 4 प्रकार अलग अलग वाक्य बताए थे आपको। 4 प्रकार के वाक्य, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब वापस रिपीट नहीं करूंगा। वर्णात्मक, उनमें से एक प्रकार था वर्णात्मक वाक्य। वर्णात्मक वाक्य कौन सा, क्या तुम स्कूल जा रहे हो,
सूरज पूर्व से उगता है, कृपया पानी दो, अरे कितनी ठंडी हवा है। कौन सा होगा वर्णात्मक, कौन सा होने वाला है यहाँ पर? ठीक है, अरे वही तो यार, सबसे पहला बताया था मैंने आपको, जो इन्फॉर्मेशन दे आपको, जो जानकारी दे, जो आपको ज्ञान दे, उसे तो हम वर्णात्मक बोलेंगे ना। तो वाक्यों के प्रकार का पहला प्रकार, ठीक है, जिससे आपको जानकारी मिल रही है। ऑप्शन बी देखिए, ये कहता सूरज पूर्व की ओर से निकलता है, पश्चिम से नहीं। तो यहां से हमको एक जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य खाना उसने खा, बस यहीं पर उसने एंड कर दिया। हिंदी का जो उसके पास कोटा था वो खत्म हो गया, है ना। इसको शुद्ध रूप में बदले, कैसे ठीक करेंगे आप? उसने खाना खा, बस इतने छोड़ दिया सिला करके। तो उसने खाना खा लिया, या उसने खाना खाया, या उसने खाना खाया खाना, या कुछ भी यार, है ना। तो कौन सा इसमें सही लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन, ऑप्शन यहां पर, हाँ बी भी ठीक है, बी भी इतना गलत नहीं है। उसने खाना खाया, ठीक है, लेकिन खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, तो खा लिया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और संक्षेप में लिखना चाहें तो आपने उसने खाना खाया, ये भी ज्यादा बेहतर होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेहतर होगा, ऑप्शन बी, है ना। इसको आप राइट कर सकते हो, ऑप्शन ए के स्थान पर बी को राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्टली ग्रामेटिकली दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न आज का, वाक्य सूरज पश्चिम से उगता है में कौन सी अशुद्धि है? फिर आपसे पूछ लिया गया अभी कौन सी गलती इस वाक्य में हुई है। सूरज पश्चिम से उगता है, तो आपको तो पता है कि यार पूरब से उगता है, पश्चिम से नहीं, है ना। तो कौन सी गलती इसमें है? काल की, विषय क्रिया का मेल की, या तथ्यात्मक अशुद्धि है, या शब्द चयन की अशुद्धि है? कौन सी है दोस्तों? तो ये है आपकी कौन सी? तथ्यात्मक अशुद्धि, ठीक है, तथ्यात्मक अशुद्धि। और इसी के साथ में आपका जो क्लास थी वो होती है कंप्लीट। आगे जो हम सेशन लेंगे, लास्ट के अब दो टॉपिक आपके और बचे हुए हैं, है ना, अनुवाद और बीज शब्द। बीज मतलब कीवर्ड जो होते हैं, कीवर्ड देंगे, जैसे लोकतंत्र है, समरसता, कला, साहित्य और अध्यात्म, ये 5 कीवर्ड हैं, है ना। इन कीवर्डों पर कल सेशन होगा, मतलब इनके सामान्य से माफ कीजिएगा, परसों सेशन होगा इस पर, इसके सामान्य तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए ये आपका अनुवाद, अर्थ एवं प्रकार उठ करके आगे आ रहा है भाई, ठीक है, कर लेंगे इस पर सेशन, है ना। ये नोट्स हैं आपके सामने फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की, या जिनको भी चाहिए 149 के सब्सक्रिप्शन में आपको ये चारों नोट्स अवेलेबल हो जाती है। नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के, बाकी सारी जानकारी आपको वहां दे दी जाएगी। क्लास हेल्पफुल लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, अगर नए हो चैनल पर तो जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी क्लास की अपडेट आपसे छूट ना जाए। और याद रहे, एग्जाम के टाइम पे हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं, आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इग्नोर मत कीजिएगा क्लासेस को। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ में। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।